Good morning, students. Today we will revise chapter from our history textbook, chapter 9, The Making of the National Movement 1870s to 1947. In our previous chapters, we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms, introduction of new laws and administrative institutions, and what was the impact on the society. इन सब का impact क्या रहा? चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स, एजुकेशनल चेंजेस जो हमने देखे यहाँ पर रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की जो जो कंडीशंस थी वो थोड़ा सा बढ़ी हैं, अच्छी हुई हैं। सती प्रथा वगैरह पहले थी, उसको थोड़ा सा रोका गया, बंद किया गया। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म एंड द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऑल दिस फैक्टर्स क्रिएटेड ए सेंस ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पे अब क्या शुरू हो रहा था? नेशन, इंडिया नेशन था। नेशन के अंदर क्या थी? अलग अलग प्रोविंसेस थी, तो उन सब के बीच में शुरू हुई नेशनलिज्म। और ये नेशनलिज्म इन्हें कहाँ ले जा रही है? इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ, कि हमें अब इंडिया फ्री चाहिए। emergence of nationalism. Before independence, India not having politically mapped, not having boundaries at that time, अलग अलग प्रोविंसेस थे, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था कि रातों रात जो है दूसरी स्टेट्स के ऊपर अटैक हो जाता था और अपना बाउंड्रीज जो है एक्सपेंड कर लेते थे। देर वर मैनी प्रोविंसेस एट दैट टाइम एंड इंडिया वाज साइकोलॉजिकली बेस्ड in the sense of collective belongingness and in the sense of nationalism. The answer that gradually merged was India was the people of India. All the peoples, color, caste, creed, language of gender, सभी लोगों का इंडिया, किसी का स्पेसिफिक नहीं है। Britisher were exercising control over the resources of India and the lives of its people. The consciousness began to be clearly stated by the political association formed after 1850. अब फर्स्ट वॉर जब शुरू हुई इंडिपेंडेंस की, तो उसने क्या ला दिया? अवेयर कर दिया लोगों को अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल मस्ट। अंग्रेज़ों को भी थोड़ा सा ये पता लग गया कि अब ये लोग जो है ना थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं और अब हमें थोड़ा संभल करके अपना किंगडम जो है, अपनी मूवमेंट्स जो हैं चलानी होगी। तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस यहाँ पर फॉर्म्ड हुई हैं 1850 के बाद। वो कौन कौन सी हैं? सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूर्ण सार्वजनिक सभा जो है उसका क्या नाम है, क्या मीनिंग निकलता है? सर्व प्लस ऑल प्लस जनिक। सब का मतलब क्या है? सर्व का मतलब क्या है? ऑल प्लस जनिक, ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों का। मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग हिस्सों के अंदर ये एसोसिएशन जो अपना काम कर रही थी, दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवर्जन, कि लोगों को ना अब पूरी छूट मिलनी चाहिए, उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए, इंडिया फ्री होना चाहिए और इंडिया के सारी जो है पावर्स जो है उसके हाथों में होनी चाहिए। 1870 और 80 के दौरान आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भी पास हुआ यहाँ पे। एंड 1883 में एल्बर्ट बिल आया था एक। एल्बर्ट बिल में क्या था कि इंडियन जजेस जो हैं वो ब्रिटिशर्स की हियरिंग कर सकते हैं, अगर उनको सेंटेंस करना है या उनको उनके जो मुकदमे हैं तो उनकी सुनवाई करने का राइट दिया गया था। तो अब ज़रूरत महसूस हो रही थी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 delegates from all over the country meet at Bombay in December 1885। अब यहाँ पर शुरू हो रही है कांग्रेस,
जो मेन लीडर्स थे इनके, दादा भाई, फिरोज शाह, बदरुद्दीन, बनर्जी, सुरेंद्रनाथ, रमेश चंद्र, सुब्रमण्य, दीज वर द ऑल। अब इनके अंदर एक ब्रिटिशर्स भी थे। कौन थे वो? ए ओ हयूम, जो एक ब्रिटिशर हैं, बट कांग्रेस को बिल्ड करने का, जो बनाने का जो स्ट्रक्चर था वो इन्हीं की थिंकिंग थी। ए नेशन इन द मेकिंग। यहां पर अब दो तरह की ग्रुप्स थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट तो क्या थे? जो नरम दल के लोग हैं, जो रिक्वेस्ट के ऊपर चलते हैं कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए, जो ब्रिटिशर्स के पास प्रपोजल लेके जाते हैं, रिक्वेस्ट लेके जाते हैं अपनी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड ए ग्रेट वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट डिमांड क्या थी? कि इंडियन को हाई पोजीशंस दी जाए, सिविल सर्विसेज दी जाए। सेकंड, रेसिज्म फॉलो ना किया जाए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स जो हैं वो सारी ब्रिटिशर्स को दी जा रही थी। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा था कि जितनी भी ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे अपने अपॉइंट करते थे, हायर अथॉरिटीज जो होती थी, तो सैलरीज लेती थी, और वो सैलरीज, इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर ट्रांसफर हो रहा है। तो इंडिया के अंदर एक तरह से गरीबी बढ़ेगी। अब ब्रिटिश ऑफिसर वर सेंडिंग ए मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, घर भेज देते थे। और आर्म्स एक्ट जो थे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, इनके ऊपर जो लगाई गई थी अलग तरह से, कि इनको बोलने के राइट नहीं थे, आर्म्स एक्ट में इनको मना कर दिया गया था। तो इन सब से अपने आप को अलग चाहते हैं कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए। तो कांग्रेस ने अब आवाज उठाई किस चीज के लिए? पीजेंट्स एंड जमींदार, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज, कि यहाँ का अनाज आप बाहर भेजते हैं ना, तो यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, इसलिए आप किसानों के बारे में सोचो। मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स आप कम करो, इरिगेशन के ऊपर आप लगाओ पैसा। मॉडरेट लीडर्स जो चाहते थे कि अवेयरनेस पैदा की जाए, अवेयरनेस किया जाए ब्रिटिश रूल के लिए। न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए, आर्टिकल्स लिखे गए, ताकि किसी भी तरह से देश को बर्बाद होने से रोका जा सके। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, किसकी वाइडिंग्स थी ये? बाल गंगाधर तिलक की। बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र में एंड पंजाब में तीन मेन लीडर्स यहाँ पर फंक्शनिंग में थे, बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर पॉलिसीज और पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। अब तीनों ने क्या किया? ये थे, क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल जिसे कहा जाता है। अब ये लोग मॉडरेट्स को अवॉइड कर रहे थे थोड़ा सा, कि आप लोगों की जो पॉलिसीज है ना, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट से आपको फ्रीडम नहीं मिलने वाली, बल्कि आपको क्या करना होगा? स्ट्रगल करना होगा, फाइट करना होगा आपको। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, कि मैं तो इसको लेके रहूंगा, मेरा राइट है। तो 1905 के अंदर वायसराय कर्जन आया, उसने क्या किया? बंगाल का पार्टीशन कर दिया। अब बंगाल का पार्टीशन जब हुआ तो उस टाइम पे क्या था? बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ये सारे इकट्ठे थे, एक बड़ी प्रोविंसेस थी, बिगेस्ट प्रोविंस थी। और इन्होंने रीज़न क्या दिया? कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेंस, कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाने के लिए हम ये लोग कर रहे हैं, इसको पार्ट कर रहे हैं। बल्कि उनका सही रीज़न क्या था? कि वो इनकी यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे। द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद आसाम। द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. उन लोगों को अलग अलग करना, तोड़ना उनको। Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. Struggle that unfolded came to be known as the स्वदेशी मूवमेंट। और जो मूवमेंट यहाँ पर अब शुरू हुई, इसके अपोज में वो क्या थी? उसने क्या नाम लिया? स्वदेशी मूवमेंट का। अब इस मूवमेंट में क्या था? sought to oppose British rule and encourage to ideas of self-help.
स्वदेशी इंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, कि हम लोग अंग्रेज़ों की हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे, छोड़ेंगे उनको। रेवोल्यूशनरी वॉयलेंस यहाँ पर जो है शुरू हुआ, कि ब्रिटिश रूल को अगर उखाड़ फेंकना है तो क्रांति लानी होगी। मुस्लिम लीग जो है ढाका के अंदर, लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, desired separate electorates for Muslim a demand concerned by the government in 1909। तो ये लोग अपने लिए अलग जो है प्रतिनिधित्व चाहते हैं, कि हमें भी अलग राइट्स मिलने चाहिए, सीट्स मिलनी चाहिए। द कांग्रेस split in 1907। The moderates were opposed to the use of boycott। They felt that it involved the use of force। After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's followers functioning from outside। The two groups, moderate and extremist, अब यहाँ पर दोनों क्या हो गए, इकट्ठे। Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative। अब इन दोनों के अंदर एक और चीज़ सामने आई, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस की जो थिंकिंग थी वो थोड़ा सा यहाँ पर मैच करने लगी, और दोनों ने मूवमेंट्स के अंदर इकट्ठा पार्ट प्ले करने का प्लान किया। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या था, मास नेशनलिज्म, लोगों के बीच में एक राष्ट्रीयवाद का शुरुआत होना, कि ब्रिटिशर्स के अपोज में आ चुके हैं लोग अब खुल करके। द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम ए मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन लार्ज नंबर एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल। तो सभी लोग इसका पार्ट बन रहे थे अब। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। तो जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस, इंडिविजुअल इनकम, बिजनेस प्रॉफिट्स, टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। ऑन द अदर हैंड, बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फेबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। तो बिजनेस ग्रुप्स जो थे वो तो प्रॉफिट ले रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की डिमांड बढ़ गई, कपड़े की डिमांड, जूते की डिमांड, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड्स, तो उससे इनको बेनिफिट हो रहा है। तो वॉर जब शुरू हुई तो ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी के ऊपर एक्सपेंड करना शुरू किया, अपनी आर्मी के अंदर मेंबर्स बढ़ाने शुरू किए, नंबर्स जो थे, नंबर ऑफ सोल्जर्स जो थे वो इंक्रीज किए इन्होंने। विलेजेस वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर फॉर एन अलाइन कॉज। गांव के लोगों को दबाया जाता कि आप लोग अपने लड़कों को मिलिट्री में भेजो। लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर वर सेंट टू सर्व अब्रोड। बाहर भेजा जाता है इनको। लड़ाई ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, और लड़ेंगे कौन, इंडियंस। Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa, कि कैसे ये लोग हमारा यूज कर रहे हैं। तो 1917 के अंदर रशिया रेवोल्यूशन जो हुई थी, वहां पर जैसे रेवोल्यूशन शुरू हुई, पीजेंट एंड वर्कर्स जो थे उनका स्ट्रगल जो था, तो उससे इंडियन नेशनलिस्ट जो है थोड़ा सा इंस्पायर हुए। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अब इंडिया के अंदर जो सिचुएशंस चल रही थी, ठीक उन्हीं बीच में गांधी जब इंडिया पहुंचे। गांधी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इज इन नॉन वायलेंट मार्च अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन। ही वॉज ऑलरेडी ए रिस्पेक्टेड लीडर नॉन इंटरनेशनली, काफ़ी सारे लोग उनको जानते भी हैं पहले। महात्मा गांधी spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs and the overall situation। चंपारण के अंदर मूवमेंट्स में शामिल हुए, उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद, अलग अलग जगह पर काफ़ी सारे लोगों से मिले, राजेंद्र प्रसाद से, वल्लभ भाई पटेल से। और फिर 1918 के अंदर सक्सेसफुल मिल वर्कर्स की स्ट्राइक इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, रॉल्ट सत्याग्रह। रोल्ट सत्याग्रह क्या था, एक एक्ट आया था, रोल्ट एक्ट, और इस एक्ट को क्या नाम दिया गया था, ब्लैक एक्ट का नाम दिया गया था। तो इसका अपोज करने के लिए एक डे डिसाइड किया गया था, 6 अप्रैल 1999 एज द डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल स्ट्राइक
Satyagrah sabhas were set up to launch the movement. तो जलियांवाला बाग के अंदर एक मैसेकर किया गया था। ये मैसेकर किसने कराया था? जनरल डायर ने। अब जनरल डायर ने फिर 13 अप्रैल को क्या किया? ए पार्ट ऑफ द रिप्रेशन, बैसाखी का दिन था, बैसाखी के दिन यहाँ पर क्या करवाया उसने? मैसेकर कर दिया। और इसका अपोज कैसे किया लोगों ने? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको नाइटहुड की जो है उपाधि दी गई थी, और वो उपाधि उन्होंने वापस दे दी। रोल टेक्ट आया। रोल टेक्ट आने के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, और अब शुरू हो रहा है खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan of Khalifa. अब मुस्लिम जो हैं वो भी अपोज कर रहे हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था तो वहाँ पर ब्रिटेन और जर्मनी दो ग्रुप्स थे। तो ब्रिटेन के अंदर क्या थे? दोनों के अंदर फाइट शुरू हुई। जर्मनी के अंदर एक ग्रुप था ऑटोमन एम्पायर, जो मुस्लिम्स के जो खलीफा होते थे, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब ये लोग इसको वापस उनकी सीट पर लाना चाहते थे। People were furious about this, and they had been about the Jallianwala massacre. Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. तो खिलाफत एजिटेशन में क्या रहता? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों जो थे, इनके साथ गांधी जी ने टच किया। गांधी जी से मिले, डिस्कशंस हुए, और इकट्ठे फिर एक डिमांड शुरू हुई स्वराज की। 1921-22 के अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए। जो एडवोकेट्स थे, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी, इन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया एडवोकेट्स की। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। पीपल्स इनिशिएटिव्स। अब लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स लिए? लोगों की क्या कंडीशंस थी? अब एक तरह से लोगों की क्या पहलकदमी थी? शुरुआत क्या थी लोगों की? तो यहाँ पर क्या शुरू हुए? प्रोटेस्ट शुरू हुए। खेड़ा के अंदर गुजरात में पाटीदार पीजेंट्स organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British. In coastal Andhra and interior Tamil Nadu, liquor shops were picketed. तो ये सारे यहाँ पर जो मूवमेंट्स शुरू हो चुकी थी। अब अपने कैटल्स को फॉरेस्ट में भेजना शुरू कर दिया इन्होंने, बिना किसी टैक्सेस के, कि बिना किसी परमिशन के हम करेंगे। और इन लोगों का मानना था कि गांधी हमारे लिए जो ना काफ़ी कुछ करने वाले हैं, टैक्सेस को रिड्यूस कराएंगे। सिंध का जो एरिया था पाकिस्तान में, जो अभी, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। इन पंजाब, अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स sought टू द रिमूव करप्ट महंस, कि जो करप्शन या करप्टेड पीपल्स जो बैठे हैं ना हमारी गद्दी पर, महंस जो हैं, उनको हटाया जाएगा। अब द पीपल्स महात्मा। अब गांधी जी को लोगों ने क्या नाम दिया था? महात्मा गांधी का। तो गांधी जो है लोगों के लिए एक मसीहा बनकर के आ रहे थे, और गांधी को लोग कैसे देखने लगे थे? जैसे श्री कृष्ण थे, अर्जुन का रथ जो है चला रहे थे, और उसी की तरह गांधी जी को जो है माना जाने लगा कि गांधी जी हमें आज़ादी दिलाने वाले हैं। इन दिस पिक्चर वी में सी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सभी को यहाँ पे जो है एक एक पोजीशन पर शो किया गया है। अब गांधी चाहते थे यूनिटी बनाना, टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट, कि जितने भी द्वेष हैं उनको छोड़ो, अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो आज़ादी नहीं मिलेगी। ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। इलीगल इविक्शंस जो थे टेनेंट्स के, वो भी यहाँ पर सामने आए। यूजिंग गांधीजी's name, tribal and peasant undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. तो कई बार वो लोग कुछ और भी कर देते थे, और नाम किसका आता था? कि हम तो गांधी जी के कहने के हिसाब से कर रहे हैं। द हैपनिंग्स ऑफ 1922 to 1929।
तो 1922 से 1929 के बीच में काफ़ी सारी मूवमेंट्स हुई, बट ये मूवमेंट्स बीच बीच में ब्रेक होती रही, वॉयलेंट मूवमेंट्स रही. एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन इन फरवरी 1922. तो 1922 के अंदर क्या हुआ, चोरा चोरी कांड जो था, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, पुलिस स्टेशन के लोगों को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया था. और उसका रीज़न क्या था कि पुलिस ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी. तो उन्होंने भी फिर बदला तो लेना था कि हमारे ऊपर आप ऐसे ज़बरदस्ती करोगे तो हम भी उसको करेंगे फिर. तो जैसे ही ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकी गांधी जी ने, तो उसके जस्ट बाद एक लोकल मूवमेंट शुरू हुई अब कि कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज. Gandhi were able to extend their support base. They proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. 1920 के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बनी उनमें आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो आजकल भी है, सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम, एंड द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड. 1927 के अंदर एक साइमन कमीशन आ रहा था इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से. तो वहाँ पर आने के दौरान लोगों ने एक मूवमेंट शुरू की, साइमन गो बैक. डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू हुए यहाँ पर साइमन कमीशन के. भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद. 1928 में एक एसोसिएशन बनी थी यहाँ पर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली ऑन 17 दिसंबर 1928. 3 लोग थे ये, भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु असेंट. और पंजाब के इन तीनों युवकों को मौत की सज़ा दी गई थी. लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वहाँ पर इन्होंने बम फेंका था. द मार्च टू दांडी, दांडी की अब शुरुआत की थी इन्होंने एक ग्रुप बना करके. मार्च, जो मोर्चा शुरू किया था, मार्च मंथ वाला मार्च नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये क्या है, मार्च आगे बढ़ना. तो ये स्ट्रगल शुरू हुआ था नमक को लेकर के, सॉल्ट लॉ के साथ. अब सॉल्ट के ऊपर भी इन्होंने टैक्सेस लगा दिए और क्या दिखाया कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना सिर्फ हमारा राइट है, ब्रिटिशर्स का, कंपनी का राइट होगा. तो गांधी जी ने इसको ब्रेक करना शुरू किया. सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक ग्रीवियंस शेयर्ड बाय everybody and thus did not divide the rich and the poor. 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi. तो अप्रोक्स 24 डेज इनको लगे थे वहाँ तक जाने में. और वहाँ जाकर के इन्होंने क्या किया, पानी को उबाला और उससे नमक बनाना शुरू किया था. तो काफ़ी सारे लोग इनके साथ थे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, वुमेन्स थी इस मूवमेंट के अंदर. The combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy. 1935 के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट जो है दिया गया था. तो उसमें क्या था, प्रोविंसेस में गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका काफ़ी सारा पार्ट इस एक्ट का अडॉप्ट किया गया. तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो रहा है. अब क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट. तो इंडियंस ने कहा कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो. बट इनकी डिमांड्स जो है ठुकरा दी गई. गांधी जी की जो ये मूवमेंट्स थी, तो यहाँ पर अब लेडीज़ भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर रही थी. इनमें जो लेडीज़ यहाँ पर सामने आई थी वो कौन थी, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका. और उनके साथ काफ़ी सारी और लेडीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर सामने आई हैं, सरोजनी नायडू एंड सो मैनी अदर्स. तो अब यहाँ पर एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, क्विट इंडिया एंड लेटर. चैप्टर का 3rd फेज इसको बताया जाता है. महात्मा गांधी डिसाइड टू इनिशिएट ए न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Gandhi and other leaders were jailed at once, but the movement spread.
उनको जेल में डाला गया, बट मूवमेंट फिर भी चलता रहा. Communications and symbols of state authority were attacked all over the country. In many areas, the people set up their own governments. The first response of the British was severe repression. By the end of 1943, तो 90,000 पीपल जो हैं इनको अरेस्ट किया गया. अप्रोक्स 1,000 पीपल जो हैं पुलिस की फायरिंग में जो है मरे. इन मैनी एरियाज ऑर्डर वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स. टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. अब ब्रिटिशर्स इंडिया को फ्री करने के उस पर तो तैयार थे, एग्री थे, पर वो उसको ब्रेक करना चाहते हैं इन द शेप ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. तो मुस्लिम और उनके बीच में एक दीवार खड़ी करने का काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उनको उकसाना. द 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री. तो अलग डिमांड रखती है इन्होंने. अब रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान. वाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. फिर इन्होंने अलग डिमांड्स क्यों रखी? The later 1930, the League began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindus. तो 1930 में इन्होंने अपने आप को अलग मानना शुरू कर दिया. इन बिटवीन सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर सामने आए. 1944 के अंदर इन्होंने क्या किया था? इंडियन जो फोर्स तैयार की थी इन्होंने, इंडियन नेशनल आर्मी जो है INA, तो उसके साथ एंटर करने की कोशिश की, बट वो फेल हुए. जो प्लेन क्रैश हुआ था. मौलाना आज़ाद, हु वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन गांधीयन मूवमेंट्स. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्ना से जब टॉक्स करने के लिए जाते थे तो उनसे पहले डिस्कशंस होता था सारा इनका. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, important role in the negotiations for independence during 1945 to 47. And the last picture related to मोहम्मद अली जिन्ना. बॉम्बे के अंदर जो इनकी मीटिंग्स हुई थी, तो ये एक अलग रोल प्ले कर रही थी. लखनऊ पैक्ट जो था, मुस्लिम लीग और इनकी जो मीटिंग्स होती थी. The Congress failure to mobilize the Muslim masses in 1930 allowed the League to widen its social support, sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in a jail. काफ़ी सारे जो हैं लीडर्स उस टाइम जेल में थे. और उस टाइम पे क्या हो रहा है? स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया. तो लीग जो है अपने आप को मुस्लिम्स का जो है सरोकार मानने लगी कि हम लोग आपके लिए करेंगे. द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट. In March 1946, the British cabinet sent a three-member mission to Delhi to examine this demand and suggest a suitable political framework for a free India. अब फ्रीडम की रिक्वायरमेंट्स शुरू हो रही है, फ्रीडम मांग रहे हैं लोग. तो 1946 के अंदर एक कैबिनेट मिशन भेजा गया जो ये देखने के लिए कि इंडिया की पोजीशंस आप तय करोगे कि फ्री इंडिया कैसा होगा. तो मुस्लिम लीग ने अब मास एजिटेशन शुरू किया. 16 दिसंबर 1946 जो है डायरेक्ट एक्शन डे जो है वहाँ पे काउंट करवाया गया. 1947 में वायलेंस स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. मैनी 100,000 पीपल्स वर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशंस. मूवीज़ के अंदर जैसे दिखाया जाता है कि मरे हुए लोगों की लाशें ट्रेन के अंदर आई थी इंडिया. एंड फाइनली हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्री तो कर दिया, एक तरफ खुशी तो दे दी, बट एक तरफ उनको लॉस भी था, दुख भी था, सोरो भी था. और वो सोरो क्या था? इंडिया का एक पार्ट जो पाकिस्तान की शेप में उनसे अलग होने जा रहा है. सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल के मिक्सड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ द पार्टीशन. ओके स्टूडेंट्स, डू प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.